हाय एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब तक जो हम डिस्कशन करते आए हैं तो हमारा फोकस रहता था स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं पहले उस पर। किसी भी टॉपिक को हम समझते थे कि उसकी मीनिंग क्या है। जब तक आप स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आपको न्यूज़ की आर्टिकल समझ में नहीं आती, राइट। तो इसीलिए हमारा फोकस अभी तक था कि हम आपको स्टैटिक चीज़ों के बारे में बताएं। और मुझे लगता है कि अब आर्टिकल्स रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत सारी आर्टिकल्स आ चुकी हैं। हमने उसको डिटेल में कवर किया था 2 वीडियोज़ में जिसमें मैंने सब कुछ बताया था आपको। लाइकवाइज आज का भी जो टॉपिक है इसके ऊपर हम वीडियो बहुत पहले कर चुके हैं। मैं आपको वीडियो की लिंक दे दूंगा सो दैट आप उसको डिटेल में समझो जाके। सो आज हम क्या करेंगे कि स्टैटिक चीज़ें भी रिवाइज़ करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम आज के आर्टिकल पे आ जाएंगे। और थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को मैंने आर्टिकल का कंटेंट पीपीटी में डाल रखा है, राइट। तो हम उसको रीड करेंगे थोड़ा, और उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट उसको हम हाईलाइट करते हुए और उसको समझेंगे पहले कि इसकी मीनिंग क्या है, राइट। तो आज से आर्टिकल की डिटेल एनालिसिस स्टार्ट हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ये मिंट न्यूज़पेपर में पीएमआई के ऊपर आर्टिकल थी जिसकी हेडिंग है कि इंडिया बीट्स पीयर्स, बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने को भी बोला है, ठीक है। अब वो क्यों बोला है, रीज़न क्या है उसका, तो वो हम आर्टिकल में देखेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे इंडाइसेस के बारे में सुना होगा, जैसे सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है। इन सब की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम जो आज का हमारा टॉपिक है पीएमआई, हम उसको क्यों रीड करें, तो उसको समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है जिसको लैगिंग बोलते हैं, दूसरे को लीडिंग बोलते हैं। अब ये दोनों की मीनिंग क्या है, उनकी उनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम जीडीपी के बारे में सुनते हैं न्यूज़ में, राइट। अब जीडीपी क्या है ना कि पास्ट क्वार्टर में या फिर पास्ट ईयर में जो आउटपुट रहा है कंट्री का, ठीक है, उससे हम अभी के आउटपुट को कंपेयर करते हैं। और अगर आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है तो हम ये बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ गई, राइट। वो परसेंटेज में डिनोट की जाती है। लाइकवाइज जब हम सीपीआई के डेटा को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जैसे नवंबर में अगर सीपीआई आती है तो वो एक्चुअली में अक्टूबर मंथ की रही होगी। और वो अक्टूबर मंथ के डेटा को जब हम देखते हैं तो उसे कंपेयर करते हैं सितंबर के डेटा से, राइट। तो हमेशा क्या होता है ना कि पास्ट डेटा पे जब भी हम कुछ देख रहे होते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आती है तो हम उसको बोलेंगे वहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर। मतलब कि पास्ट के डेटा पे वर्क करके और वहाँ से इंसाइट हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। अब जीडीपी और सीपीआई ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट के डेटा पे बात कर रहे हैं। सो उस सेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में इसकी पीएमआई की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, ये लीडिंग इंडिकेटर है। मतलब कि ये आपको फ्यूचर की बात बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले वाले वीडियो में जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसमें हमने बेसिक्स पे एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करी थी। सो मैं वो पूरी बात तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता दूंगा अभी, सो दैट आप आर्टिकल को से रिलेट कर पाओ, आर्टिकल को अच्छे से समझ पाओ। और उसके बाद फिर हम सेकेंड हाफ में बात करेंगे कि आर्टिकल में क्या क्या है और उसको कैसे रीड करना है, राइट। तो सबसे पहले कि ये सर्वे का पर्पस क्या है, पीएमआई निकालते क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया कि पीएमआई क्या है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम इंसाइट ड्रॉ करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बिजनेस सेंटिमेंट कैसा है कंट्री में। तो उसके लिए हम ये इंडेक्स निकालते हैं। ये मंथली आता है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो आप बोल सकते हो कि ये एक मंथली इंडेक्स है। ओके, सर्वे के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स की सर्वे होती हैं इसमें। एक होता है जो सर्विस सेक्टर के लिए होता है। तो आप न्यूज़ में बहुत बार देखोगे आगे भी, और पहले भी देख चुके होंगे कि पीएमआई और इसके ब्रैकेट में लिखा होगा या तो सर्विस या फिर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग। सो 2 टाइप के सर्वेज हो गए इसमें। अब जो एंटिटी इसको पब्लिश करती है, ठीक है, ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 2-3 एजेंसीज हैं। हम इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो इंडिया में एक एजेंसी हुआ करती थी आईएचएस मार्केट, आईएचएस मार्केट। ओके, अब हुआ ये कि एसएनपी ग्लोबल ने इसे एक्वायर कर लिया है। तो पहले के आप जो भी सोर्सेज देखोगे तो उसमें हमेशा आपको मिलेगा कि पीएमआई इंडिया में आईएचएस मार्केट कैलकुलेट करती है, कंपाइल करती है और फिर उसको बाद में पब्लिश करती है। लेकिन अगर आप रिसेंट कोई आर्टिकल देखो तो उसको आपको वहाँ पे हमेशा एसएनपी ग्लोबल का नाम मिलेगा। तो आप जो भी मटेरियल रेफ़र कर रहे हो अगर वहाँ पे आईएचएस मार्केट लिखा है तो प्लीज़ उसको चेंज कर देना, क्योंकि वो अब गलत हो जाएगा। ओके, अगर हम ग्लोबली देखें तो एसएनपी ग्लोबल तो निकालती ही है, उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है आईएसएम, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट। ये यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट है और यूएस में
और बाकी के भी कंट्रीज़ में लैटिन अमेरिका जैसे हो गया, तो वहाँ के कुछ कंट्रीज़ में ISM PMI को कंपाइल करती है और फिर पब्लिश करती है। तो ये तो हमने देख लिया ओवरव्यू, लेकिन इस सर्वे में होता क्या है, ठीक है। मैंने क्यों बोला कि ये आपको बिजनेस सेंटिमेंट के बारे में बताता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो उसका मैकेनिज़्म क्या है, राइट। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट 400 कंपनीज़ हैं वो सर्विस सेक्टर के भी हो सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भी हो सकते हैं। डिपेंड इस पर करता है कि वो सर्वे किस टाइप की है, सर्विस सेक्टर के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो 400 कंपनीज़ के जो डिसीजन मेकर्स हैं, अब डिसीजन मेकर से मेरा क्या मतलब है, तो इस सर्वे में जो क्वेश्चनेयर दिया जाता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से एक ये हो सकता है कि जो परचेजिंग मैनेजर्स हैं, जिनका काम ये होता है कि रॉ मटेरियल्स हो या फिर किसी भी टाइप की जो बिज़नेस की नीड होती है, आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं तो किसी भी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके उसको प्रोसेस करके फिर एक फाइनल गुड्स बनाया जाता है, राइट। सो उसके लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं कि कहाँ से कितना प्रोक्योर करना है और उसके बाद वेयर हाउसेज में कितने मतलब इन्वेंट्री का लेवल क्या रहने वाला है, एग्जैक्टली किस टाइम पे इन्वेंट्री से चीज़ों को मूव करके फिर हम मार्केट में लेके जाएंगे बेचने के लिए, राइट। तो ये सारे डिसीजंस होते हैं। तो समझ लो कि स्टार्ट से एंड तक बिज़नेस को चलाने के लिए जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं और वो काम जिनका है उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि अगर उनसे क्वेश्चन किया जाएगा और उनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो हाईली वैल्यूएबल, हाईली ऑथेंटिक, ठीक है, हाईली रिलायबल रहेगा। तो उसी के रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये इंडेक्स क्रिएट होती है और फिर पता चल पाता है कि आगे आने वाले दिनों में बिजनेस का सेंटीमेंट क्या रहने वाला है इंडिया में, राइट। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किस किस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है जिसका ये काम है कि क्लाइंट की जब भी कोई नीड आती है उसके बेसिस पे वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सपोज़ कि अगर मान लो रिक्विजिशन नोट जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिंग के टर्म में, या फिर आप ऐसे सिंपली समझो कि अगर किसी क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं भेजी तो फिर प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी, राइट। तो वो जो लेवल है रिक्वायरमेंट की जो कि क्लाइंट भेजता है किसी भी कंपनी को, अगर उसमें उतार चढ़ाव मतलब वो ज़्यादा हो कम हो तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। उसके बाद रिकॉर्ड ये होगा कि पहले के मुकाबले इन्वेंट्री लेवल क्या है, पहले के मुकाबले मार्केट में डिमांड कितनी बड़ी है। तो ये जो जितने भी वेरिएबल्स हो गए वो सारे कैप्चर होते हैं और उसके बेसिस पे मैनेजर से ये पूछा जाता है कि अब आप बताओ कि जो पास्ट मंथ का सर्वे हुआ था उसके बाद जो चेंजेज आए हैं बिजनेस के इन्वायरमेंट पे, तो अब आप उसको कैसे कैटेगराइज करोगे। तो होता क्या है, उसमें 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है फेवरेबल, ठीक है। दूसरा हो सकता है उसको बोल दो आप अनफेवरेबल या फिर लेस फेवरेबल, तो यहाँ पे हम अनफेवरेबल ही यूज़ करेंगे अभी। और थर्ड हो सकता है न्यूट्रल, मतलब कि जैसा पिछले महीने था वैसा ही अभी है। ये 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये बहुत हद तक हम इसको क्वांटिटेटिव नहीं बोल सकते, बिकॉज इसमें बस आपसे पूछा जा रहा है कि पहले के मुकाबले जो सिचुएशन है वो बेटर हुई है या सेम है या पहले से ख़राब है, वर्स है, राइट। तो 3 टाइप के हो गए। अब ये जो रिस्पॉन्सेज आते हैं ना उसके बेसिस पे क्या होता है कि अगर फेवरेबल है तो उसको एक स्कोर असाइन किया जाता है। तो मतलब कि अगर बिजनेस सेंटिमेंट्स अगर फेवरेबल है तो उसमें स्कोर असाइन होगा मोर देन 50। अब डिपेंड करता है कि कितना फेवरेबल, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा जब रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड होते हैं या आप कोई कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वो आपसे लास्ट में पूछते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आप अभी कितना रेट करोगे इसको। तो 1 बीइंग द लीस्ट जो स्कोर होगा उसका, और 5 बीइंग द मोस्ट। लाइकवाइज 50 हो गया न्यूट्रल और 50 के ऊपर हो गया फेवरेबल, 50 के नीचे हो गया अनफेवरेबल। अब बात हम करेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा देना चाहिए। तो वो जो स्केल है ना, स्केलिंग होती है 1 to 5 की, अगर मान लो उसमें किसी ने 5 out of 5 दे दिया तो वो फिर ये स्कोर हो सकता है 60, 70 ऐसे भी जा सकता है। हम स्कोर के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप सिंपली ये याद रखना कि 50 से ऊपर हो तो उसको बोलेंगे फेवरेबल, अगर 50 हो एग्जैक्टली तो हो गया न्यूट्रल, और 50 से नीचे हो तो वो हो गया अनफेवरेबल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कि ओवरऑल इंडेक्स बन गई और उसमें मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि बिजनेस सेंटिमेंट्स अभी फेवरेबल है, यानी स्कोर उसका मोर देन 50 होगा। मोर देन 50 का मतलब ये होता है कि अब इकोनॉमी अपने एक्सपेंशन जोन में है। ये सब कीवर्ड आप बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार मिलेगा। आज जो हमने न्यूज़पेपर की आर्टिकल पिक करी है उसमें भी ये आपको मिलेगा अभी आगे। तो अगर फेवरेबल है तो उसकी मीनिंग हो जाती है इकोनॉमी में कि द इकोनॉमी इज़ एक्सपैंडिंग, ठीक है। अगर वो लेस देन 50 है तो मतलब कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, इसको आप याद रखो तो आर्टिकल पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन
और अगर 50 है तो वहाँ पे बोलेंगे हम कि न्यूट्रल है, मतलब इकोनॉमी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, आउटपुट का लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा या फिर डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा, सेम है, राइट। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं, तो ये उस आर्टिकल का पहला पार्ट है। अब देखो मैंने कुछ कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है इसमें। तो हेडलाइन पीएमआई क्या होता है, मैंने बताया कि पीएमआई सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होता है, राइट। अगर इसी दो को आप मर्ज कर दो तो ये बताएगा आपको ओवरऑल इकोनॉमी किस शेप में है और आगे की जो आगे का सेंटिमेंट है वो कैसा है ओवरऑल, उसी को बोलते हैं हेडलाइन पीएमआई। तो अगर आपको कभी भी ऐसे दिखाई दे कि हेडलाइन लिखा हुआ है, ये मतलब जो एजेंसी इसे कंपाइल करती है वो ये टर्म यूज़ नहीं करती बेसिकली, ये न्यूज़पेपर वालों का काम है कि उनको दो अलग अलग ऐसे यूज़ ना करना पड़े, तो उसके बदले में वो बोल देते हैं कि ये हेडलाइन पीएमआई है, ठीक है। यहाँ पे बोला ये गया है कि फॉर द 17th मंथ इन अ रो द हेडलाइन पीएमआई वाज इन द एक्सपेंशन जोन। अब ये रिकॉल करो आपकी, मैंने क्या बताया था आपको, एक्सपेंशन का मतलब कि वहाँ पे स्कोर जो होगा ना वो मोर देन 50 होगा, ठीक है। तो पिछले 17 मंथ से ये लगातार 50 के ऊपर स्कोर जा रहा है, इसका मतलब कि इकोनॉमी अभी अच्छे शेप में है, राइट। फिर नीचे लिखा है, इसी के जस्ट बाद लिखा है कि एवव इट्स लॉन्ग रन एवरेज ऑफ 53.7। अब ये लॉन्ग रन एवरेज का मतलब क्या होता है और लॉन्ग रन एवरेज से हम क्यों कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, मैं आपको 2-3 नंबर्स यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4, मान लो हमने यहाँ पे 5 भी लिख दिया, ठीक है। अब इसका जो एवरेज होगा सबका, ये सब अलग अलग नंबर्स हैं, राइट। यहाँ पे चलो एक और हम दे देते हैं, यहाँ ये हो गया, ओके। अब ये डेटा सेट में 6 नंबर्स हैं, राइट। ये 6 नंबर्स का आप एवरेज निकालो, ये आता है 3.5, ठीक है, 3.5। हम इसको बोल देते हैं लॉन्ग रन एवरेज, क्यों, क्योंकि हमने सबको कंसिडर किया यहाँ पे। अब सबको कंसिडर किया है तो लॉन्ग रन एवरेज से फिर हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो जिस भी टाइम पीरियड से हमने स्टार्ट किया है कंपाइल करना, तो पूरा कंबाइंड एवरेज को हम बोल देंगे लॉन्ग रन एवरेज। लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि जो रीसेंट डेटा है, जैसे यहाँ पे 5 और 6 हो गए रीसेंट, तो आप अगर 5 और 6 को देखो तो ये लॉन्ग रन एवरेज से ज़्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में जो डेटा निकाल के लेके आ रहे हैं हम, मान लो कि वो नंबर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। अगर हमने ये भी देख लिया कि जो लॉन्ग रन एवरेज है उससे भी ज़्यादा आ रहा है रिसेंट के टाइम का, मतलब ये कि वो इकोनॉमी अभी अपने बूम के फेज़ पे है, राइट। मतलब ये कि स्लो डाउन अभी तक विटनेस नहीं हुआ है और आगे भी जो ट्रेंड है वो शायद इससे भी ज़्यादा रहेगा, ठीक, ओके। तो जो हमारा लॉन्ग रन एवरेज था यहाँ पे वो था 53.7, लेकिन आप देखोगे अभी जो डेटा आया है, मैं आपको रुको ग्राफ दिखाता हूँ पहले। तो अभी का जो डेटा है उसमें ये बोला गया कि इंडिया यहाँ पे ब्लू कलर में, राइट, ब्लू कलर में देखो 55.7 है, 55.7 है। और लॉन्ग रन एवरेज हमारा क्या लिखा था यहाँ पे, वो लिखा था 53.7। मतलब कि अभी रिसेंट मंथ्स में ये डेटा और भी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, तो इकोनॉमी और भी अच्छे शेप में जाने वाली है आगे आने वाले कुछ दिनों में, ओके। अब हम करते हैं रीड करते हैं आगे कि इंडिया कंटिन्यूज टू बक द वीकर ट्रेंड सीन इन दी अदर एशियन कंट्रीज। वीकर ट्रेंड से यहाँ पे क्या मतलब है, वीकर ट्रेंड का मतलब ये हो गया कि जो बाकी के कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा, जैसे इंडिया से कंपेयर किया जाता है, जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश है, यहाँ पे ऑफ कोर्स एशियन कंट्रीज़, एशियन का मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनको देखा जाता है कि ये इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं, तो वो सारे कंट्रीज़ में ये लेवल उतना नहीं है, पीएमआई जो कैलकुलेट हो रही है ना वहाँ पे उसका एक्सटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे हम अगर बात करें कि फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, तो अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो वहाँ का डेटा इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, राइट, ओके। ये मैंने आपको फुल फॉर्म बताया इसका, एशियन कंट्रीज़ जो होते हैं, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये रिड्यूस होकर 50.7 हो गया। अब अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में बात करो तो 50.7 अभी भी 50 से ज़्यादा है, दैट इज़ ओवरऑल उनका भी शेप जो उसका इकोनॉमी का होगा वो अभी भी फेवरेबल है, ठीक है। तो मतलब वो एक्सपैंड कर रहे हैं, बट द रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट हैज़ स्लोड डाउन। मतलब कि 50.7 हो गया, ये पहले हुआ करता था 52 53, अब अगर वो 50 के आसपास आ गया है, मतलब कि एक्सपेंशन तो हो रही है लेकिन एक्सपेंशन की रेट थोड़ी कम हो गई है, राइट, ओके। जैसे यहाँ पे देखो लिख रखा है उन्होंने कि ये 51.6 था पहले अक्टूबर में, जो रिड्यूस होकर 50.7 हो गया, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में ये बढ़ता ही जा रहा है, ओके। यहाँ पे चाइना के पीएमआई को भी कोट किया गया है और ये उन्हीं की एजेंसीज निकालती है, तो ये डेटा कितना रिलायबल है मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। खैर बढ़ते हैं आगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल के कि ब्रॉडली द नवंबर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा इज गुड न्यूज़, बट इकोनॉमिस्ट्स पॉइंट आउट टू अ डाइवर्जेंस बिटवीन द
फाइंडिंग्स ऑफ द PMI सर्वे एंड द एक्चुअल डेटा। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो इस पर डाउट कर रहे हैं कि ये डेटा कितना रिलायबल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इन दी एंड ये सारी चीज़ें क्वालिटेटिव है। अगर आप किसी मैनेजर के पास जाओ, उससे पूछो कि बिजनेस सेंटिमेंट कैसा है, आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वो सारे आपसे मतलब प्रूफ मांगे वहाँ पे, राइट। तो जो डेटा रिकॉर्ड हो रही है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल ना हो, या मे बी किसी ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वे किसी ने झूठ बोला हो, ऐसा हो सकता है। होना नहीं चाहिए बट ऐसा हो सकता है। और यही इशू यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कुछ लोग। वो ये बोल रहे हैं कि अगर हम ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। ग्राउंड पे जॉब्स उतने ज़्यादा अमाउंट में क्रिएट नहीं हो रही जो कि होना चाहिए था अगर ये डेटा सही होता तो, जो हमारे इंडिया का डेटा है, राइट। तो यहाँ पे इशूज़ ये आ रही हैं कि अगर हम ग्राउंड पे देखें और जो डेटा सजेस्ट कर रहा है उन दोनों में कोहेजन नहीं है, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों ने बोला ऐसा, जैसे एक मिगुएल चैंको जो कि पैंथियन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये एक एजेंसी है, कंसल्टेंसी फर्म है, उनका ये बोलना है कि वी आर स्टिल पुटिंग ओनली लिटिल स्टॉक इन दी predictive power of these activity metrics as they continue to jar with the general stagnation seen in hard industrial production numbers। तो अब ये बहुत टेक्निकल हो गया, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझो कि PMI जो सजेस्ट कर रहा है उसकी जो फाइंडिंग्स है वो अगर वो कंपेयर करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें वो ये देख रहे हैं कि अगर आप किसी भी कंपनी को इंडिविजुअली स्टडी करो तो उनकी आउटपुट नहीं बढ़ रही, उनकी आउटपुट पिछले वाले लेवल पे ही है, लेकिन PMI ये बता रहा है कि आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, आर्टिकल का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें बोला कि सो इन्वेस्टर्स शुड नॉट गेट टू इम्प्रेस्ड। अब इन्वेस्टर्स से क्यों लिंक किया गया है इसको? मतलब किसी भी कंपनी का जो डेटा है या फिर जो भी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे इन्वेस्टर का क्या कनेक्शन है? इन्वेस्टर का कनेक्शन यहाँ पे इसलिए होगा कि अगर कोई बिजनेस हाउस, अगर कोई कंपनी, उनके ऑपरेशंस अगर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उनकी बिजनेस अगर ग्रो कर रही है, तो ये फिर जितने इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे हो सकता है स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो हो सकता है डेट मार्केट में हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेके भी आती है, राइट। तो ओवरऑल जिनके भी पैसे लगे होते हैं इसमें, उनको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टर्स। अब सपोज़ कि कोई कंपनी जिसका वर्क पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग में है, वो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, NSE हो, BSE हो, यहाँ पे वो लिस्टेड है। अगर मार्केट में ये सब न्यूज़ आती है कि कंपनी की आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या फिर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो ये सोच के फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, राइट। तो इसीलिए बोला गया है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वेट करके और अच्छे से सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये डेटा सही है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत हद तक न्यूज़ पे होती है, वो इंडेक्स के फाइंडिंग्स पे होती है, राइट। तो अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर में ये सब आर्टिकल्स पढ़ रहे हो कि PMI बढ़ा है, तो उसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर दो, वो सही नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जो रियल सिचुएशन है वो हो सकता है कुछ दिनों में आए। ओके, नेक्स्ट लाइन है इसमें कि द PMI सर्वे हैज़ कंसिस्टेंटली इंडिकेटेड एक्सपेंशन इन एक्सपोर्ट ऑर्डर विच इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू द वीकनेसेस सीन इन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर हम एक्सपोर्ट की ही बात कर लें तो अभी जैसे आपको पता होगा, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो सप्लाई चेन है वर्ल्ड मार्केट की, वो बहुत हिट हुई है। ये पहले भी हिट हुई थी जब कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था, तो उसके बाद कंपनियां भले ही प्रोड्यूस कर पाए, लेकिन वो अपना सामान, अपना फिनिश्ड गुड वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं पा रही थी। वही सिचुएशन थोड़ी बहुत अभी भी है, और उसमें बहुत बड़ा कारण है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि अब बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के लिए फीजिबल नहीं है कि वो पहले के रेट पे मैन्युफैक्चर करते रहे एंड कंज्यूमर्स को उसी प्राइस पे चीज़ें मिलती रहे, ऐसा बहुत मुश्किल है। सो अगर नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को देखें, क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ओपेक कंट्रीज़ हैं, जो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ लेड बाय सऊदी अरेबिया, ठीक है। और इनका काम क्या है, बेसिकली ये ऐसे कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि पेट्रोलियम या फिर ऐसे बोलो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। सो इनको तो बहुत फ़ायदा हुआ है, राइट, क्योंकि अगर दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं पेट्रोलियम, जो जैसे मान लो पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, क्रूड ऑयल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उनकी प्राइस बढ़ती है तो ओपेक कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा दाम पे ज़्यादा क्वांटिटी या फिर सेम क्वांटिटी भी अगर वो सप्लाई करें वर्ल्ड मार्केट में, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि क्रूड ऑयल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सो उसमें कॉस्ट नहीं बढ़ रही, वो कॉस्ट सेम है। लेकिन क्योंकि हुआ ऐसा कि रशिया भी इनमें से एक था, ओपेक प्लस में रशिया भी था। रशिया भी बहुत बड़े अमाउंट में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, बट अगर रशिया पे सैंक्शन लग गए
तो सैंक्शन लगने का मतलब ये हो गया कि बहुत सारी कंट्री जो रशिया से प्रोक्योर कर रही थी, इंपोर्ट कर रही थी, वो रशिया से नहीं कर पाएगी। इसका लोड बढ़ेगा ओपेक कंट्रीज़ पे, इसलिए ओपेक कंट्रीज़ ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा दिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये था कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का मतलब यही था बस, कि एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो पेट्रोलियम रिलेटेड, क्रूड ऑयल रिलेटेड चीज़ों के दाम बढ़े हैं, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। लेकिन अगर हम नॉन ऑयल एक्सपोर्ट की बात करें तो वो उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, फिर भी लास्ट में एक यहाँ पे नाम होगा इनका गौरव सेन गुप्ता, राइट। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के एम्प्लॉई हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे हैं। उनका ये बोलना है कि जितने भी इशूज़ हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, रिलायबिलिटी को लेके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम उनको भी देखें और उसके बाद भी अगर हम डेटा को देखें तो भी ये नंबर कम नहीं है। क्योंकि अगर रिलायबिलिटी अगर इशू है तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है। तो अगर आप किसी एक कंट्री के डेटा को डाउट कर रहे हो तो फिर तो आपको पूरे वर्ल्ड के डेटा पे डाउट करना पड़ेगा, राइट। तो उनका ये बोलना है कि भले हो सकता है एक्सटेंट कम हो सकता है 56.3 ना हो सकता है 54 हो, 55 हो, लेकिन फिर भी इसमें इंक्रीज़ हो रही है मंथ बाई मंथ। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी इज़ एक्सपेंडिंग फॉर श्योर। अब उसका एक्सटेंट कितना है उस पर बस डाउट है। ओके, फिर नेक्स्ट उसमें पैरा में देखो एक यहाँ पे फ्रेज यूज है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। इनपुट कॉस्ट क्या हो गया? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिन चीज़ों को यूज़ करके कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाती है उन सबको हम बोल सकते हैं इनपुट कॉस्ट। उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट हो गया। ठीक है, सो इसके प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि अगर जिन चीज़ों को यूज़ करके, जिन चीज़ों को प्रोसेस करके आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर उनकी प्राइस बढ़ जाए तो जो फाइनल गुड्स आते हैं उनकी भी प्राइस बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो मतलब कि अगर इनपुट कॉस्ट के में अगर इंक्रीज़ हुआ है तो वो इफेक्ट फिर पास ऑन होगा जो कि एंड कंज्यूमर्स है। एंड कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है वैसे लोग जो कि मार्केट से सामान ले रहे हैं। देखो, कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस है। कस्टमर वो होता है जो कि परचेज करता है कोई सामान, लेकिन कंज्यूमर वो होता है जो कि उसको यूज़ करता है प्रोडक्ट को। सपोज़ कि मैं अपने घर में एक फ़ोन परचेज करके लेके आया, तो मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ, लेकिन वो फ़ोन अगर मैंने भाई के लिए लिया है तो मेरा भाई इस केस में कंज्यूमर है, राइट। सो इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ती है तो उसका इफेक्ट फाइनली एंड कंज्यूमर्स पे ही आता है। ओके, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये भी बताया गया है कि इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर था वो ईज डाउन हुआ है कुछ महीने में। वीकेस्ट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं है। वीकेस्ट का मतलब ये होता है कि जो इनपुट कॉस्ट पे प्रेशर था वो अब वीक हो गया है। वो पहले नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग हुआ करता था पहले। खासकर जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी ना, तो उस समय सप्लाई चेन बिल्कुल से बंद हो गई थी, या फिर कोविड का आउटब्रेक हुआ था तो उस समय बिल्कुल से बंद हो गई थी। तो इसलिए इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कंपनियों का। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब बहुत हद तक यहाँ पे आप देखोगे कि कंफर्ट लेवल आ चुका है। ओके, नेक्स्ट इसमें पैरा है कि दिस इंडिकेट्स दैट द पास थ्रू ऑफ इनपुट कॉस्ट इंक्रीजेज बाय प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स इज लाइकली टू मॉडरेट। अब ये एग्जैक्टली वही बात है जो मैंने बोली कि अगर इनपुट कॉस्ट घट रही है तो कंज्यूमर्स पे इसका इम्पैक्ट पहले से कम आया करेगा। एट द सेम टाइम मॉडरेशन इन आउटपुट इन्फ्लेशन रिमेन्स स्लो। लेकिन उन्होंने ये बोला कि इनपुट कॉस्ट में तो बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है, लेकिन आउटपुट इन्फ्लेशन का मतलब ये हो गया कि जिस प्राइस पे वो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंच रही है, ठीक है, उसमें उतना चेंज नहीं देखा गया है। इसीलिए CPI का भी अगर आप डेटा देखो तो वहाँ भी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं हुई है जिस एक्सटेंट से इनपुट कॉस्ट डिक्रीज़ हुई है। ओके, फिर आप यहाँ देखो लिखा हुआ है कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। CPI के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि CPI के भी 4 टाइप्स होते हैं। CPI IW, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में हम बात करते हैं। फिर होता है CPI एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तो ऐसे ऐसे करके 4 टाइप हो गए, लेकिन जो पूरा कंबाइंड डेटा है उसको हम बोलेंगे CPI कंबाइंड बोलते हैं। CPI कंबाइंड में सब कुछ होता है, लेकिन इसी को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके एक नया टर्म निकाला गया जिसको बोलते हैं कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब है कि जिन भी गुड्स को हम स्टडी करके CPI की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें फूड आइटम्स और उसमें पेट्रोलियम, जो जैसे मान लो क्रूड ऑयल से जितनी भी चीज़ें बनती है, पेट्रोल है, डीजल है, तो इन सबको भी इंक्लूड किया जाता है उसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फूड प्राइसेस बहुत वोलेटाइल होती हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। इसलिए आप बार बार न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि मतलब प्याज की प्राइस 40 से अचानक 100 हो जाती है। पेट्रोल में ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 रुपये बढ़ जाए, रिड्यूस भी होता है, बढ़ते भी रहते हैं। लेकिन ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंटली आपको चेंजेस मिलेंगे, राइट। तो बोला ये गया
कि हम क्यों ना कोई ऐसा इंडेक्स बनाएं जो कि थोड़ा स्टेबल रहे, जिसकी फाइंडिंग्स थोड़ी स्टेबल रहे, क्योंकि अगर हम फूड आइटम्स को उसमें इंक्लूड करते हैं वो हो सकता है कि इकोनॉमी का उतना ट्रू पिक्चर हमें शो नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो हम सही से मेजर नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ को। इसीलिए सीपीआई से निकाल के बनाया गया एक दूसरी स्टडी की गई जिसको बोलते हैं कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसमें अब याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन के किसी स्टेटमेंट में मिल जाए कि कोर सीपीआई इंक्लूड्स फूड एंड पेट्रोलियम आइटम्स। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये ग्राफ है, ब्लू कलर में इंडिया है, ऑरेंज कलर में चाइना है, और ऑरेंज कलर में एशियान कंट्रीज़ है और रेड कलर में चाइना है। तो अब देखो ऐसे कि इंडिया की हालत अभी बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं या फिर कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत अच्छी है। चाइना में 49.4 है। अब आप रिकॉल करो फिर से कि 49.4 मतलब क्या, 50 से लेस है ये। एंड अगर कोई पीएमआई डेटा ये सजेस्ट कर रही हो कि द फाइंडिंग जो मतलब नंबर है, जो नंबर असाइन किया जाता है दैट इज़ लेस देन 50, दैट मीन्स कि द इकोनॉमी इज़ गोइंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो चाइना की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उसे देखो इनसाइड ड्रॉ कर पा रहे हो। तो 50 से अगर कम है तो मतलब कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में है। अगर आप आसियान कंट्रीज़ का देखो तो ये पहले भी हमने देखा है कि 50.7 है, मतलब क्या, ये अभी भी एक्सपेंशन जोन में है। लेकिन जो इनका डेटा पहले हुआ करता था 52, 53, उससे ये कम हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक्सपैंड तो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन एक्सपेंशन की जो रेट है ना वो डिक्लाइन हुई है। इंडिया बहुत आगे है सबसे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें काइंड ऑफ कंक्लूजन है। तो इसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे लिखा है पहले कि टू सम अप, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वर कॉन्फिडेंट दैट द डिमांड वुड रिमेन स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग 12 मंथ्स। अब देखो इन्होंने 12 मंथ्स का बता दिया कि ये जो हमारा लेवल है डिमांड का या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर रिक्वायरमेंट उनकी पॉजिटिव सेंस में ही रखी जा रही है। और ये भी बोल रहे हैं कि 12 मंथ्स तक ये ट्रेंड चलता रहेगा। मतलब 12 मंथ्स तक पीएमआई की वैल्यू इंडिया में इनके हिसाब से 50 के ऊपर ही रहेगा। सो द बिजनेस सेंटीमेंट रोज टू इट्स हाईएस्ट लेवल इन क्लोज टू 8 ईयर्स। मतलब पिछले 8 साल में पीएमआई की वैल्यू इतनी थी ही नहीं इंडिया में जितना अभी है। और ये तब है जब कोविड का फेज़ था और जस्ट हम निकले हैं बाहर उससे। फिर उसके बाद अभी वॉर की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सप्लाई चेन में, लेकिन उसके बाद भी सेंटीमेंट 8 ईयर्स में हाईएस्ट है। और उसका एक सिंपल सा रीज़न है, ये आर्टिकल में नहीं दिया है बट मैं आपको बता रहा हूँ। एक ना एक्सटेंट है, एक लिमिट है जहाँ तक कोई भी कंज्यूमर होल्ड बैक करता है। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की नौकरियाँ जा रही थी, राइट? तो उस समय कोई भी कंज्यूमर या कोई भी ऐसे सिटीज़न वो बहुत ही केयरफुल होकर खर्चे कर रहा है, ये सोच के कि मेरी नौकरी अभी है, पता नहीं कब तक रहेगी। तो उस समय सेविंग्स की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूटी हैं तो उनके पास तो सेविंग्स भी जो पहले की थी वही थी, बाद में तो बढ़ी नहीं। फिर भी उस समय कंजम्पशन का लेवल डाउन हुआ था। उसका रीज़न ये था कि लोग पैसे बचा के रखना चाह रहे थे, उनको नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, राइट? फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ लोग वापस काम पे आने लग गए। फिर ये रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया, राइट? तो उसमें भी फिर थोड़ी महंगाई बढ़ी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत जगह ऐसा था कि 12-13% तक था ये इन्फ्लेशन का लेवल। तो उस केस में जब महंगाई बहुत बढ़ती है तो लोग थोड़ा केयरफुल हो जाते हैं, लोग खर्चे कम करते हैं। लेकिन वो एक एक्सटेंट तक ही हो पाता है, वो एक टाइम पीरियड तक ही हो पाता है, क्योंकि लोगों के नीड्स होते हैं सबके, ठीक है? जैसे हर कोई खाना खाता ही है, ठीक है? हर कोई कपड़े पे खर्च करेगा या फिर व्हीकल्स पे करेगा। ये आप एक टाइम तक रोक सकते हो, उसमें भी आपको सेट करनी पड़ेगी अपनी प्रायोरिटीज़ कि कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत एसेंशियल है। अब जैसे फूड आइटम्स हो गए, ये हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है। आप मैनेजमेंट में इसको रीड करोगे तो जितनी भी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम रोक नहीं सकते, वो वहाँ पे हमें खर्च करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बाकी के आइटम्स है, जैसे मान लो आपको व्हीकल्स लेनी थी लेकिन अचानक से कोविड आ गया या फिर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और व्हीकल्स के दाम बढ़ गए, तो आप कुछ दिनों तक वेट करोगे, लेकिन कुछ दिनों तक ही वेट करोगे, राइट? एक टाइम आएगा जब आप ये सोचोगे कि बहुत हो गया, अब मुझे मार्केट में जाना पड़ेगा, मुझे ये सामान चाहिए। वही फेज़ इंडिया में अब आ रहा है। लोगों ने होल्ड बैक किया था बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन अब मार्केट में जाके उन्होंने चीज़ों को परचेज़ करना शुरू कर दिया है। इसलिए आप देखोगे कि 8 ईयर्स में पीएमआई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है मेन। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि मीनवाइल द रिलीज ऑफ नवंबर मैन्युफैक्चरिंग पीएम डेटा कोइंसाइड्स विद एन अपबीट मूड इन दी स्टॉक मार्केट्स। अब स्टॉक मार्केट से क्या रिलेशन है पीएमआई का, ये मैंने कुछ देर पहले ही बताया था आपको कि अगर बिजनेस हाउसेस के मैनेजर्स अगर किसी सर्वे में जाके ये बोल रहे हैं कि हमारा बिजनेस सेंटिमेंट बहुत हाई है, हम आगे आने वाले दिनों में बहुत ग्रोथ देख रहे हैं कंपनी में और ओवरऑल इकोनॉमी में भी, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है
तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी सेंटिमेंट पे ही वर्क करता है मोस्टली। नो डाउट उसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हम फिलहाल ट्रेडिंग को छोड़ते हैं, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें सेंटिमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई भी कंपनी, मान लो TCS है, मुझे अगर ये पता चला कहीं से कि TCS के नंबर ऑफ क्लाइंट्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मुझे ये एक सिंपल इंसाइट ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि TCS का बिजनेस भी बढ़ेगा कमिंग डेज में। तो हो सकता है मैं TCS के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं, मैं कुछ शेयर्स ले लूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर बिजनेस अच्छा करेगा, कोई भी कंपनी बिजनेस अच्छा करती है तो उसके स्टॉक्स की डिमांड बढ़ती है मार्केट में। और किसी भी चीज़ की एक सिंपल लॉ ऑफ डिमांड को जानते होगे अगर आप, तो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर ऐसे आप सोच के देखो कि अगर किसी चीज़ की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, मतलब दैट थिंग इज़ गेटिंग मोर वैल्यूएबल दैन व्हाट इट वाज इन द पास्ट, राइट। तो अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है तो वैल्यू क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बिजनेस सेंटिमेंट उसको लेके बहुत पॉजिटिव है, इसलिए उसके शेयर्स लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। तो यही इसका मतलब था। नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जिसको फेड भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो फेड के जो चेयरमैन हैं, जो हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं बेसिकली RBI के, तो इक्विवेलेंट पोस्ट है, तो उन्होंने ये बोला कि ही सीज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉलर रेट इंक्रीजेज टू बिगिन एज अर्ली एज दिसंबर। अब इसका मतलब क्या है कि जब रेट इंक्रीज होता है मार्केट में, ये रेट अलग है। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा बहुत बारी कि जब भी फेड या फिर RBI जब अपने रेट्स बढ़ाती है तो उसका बॉन्ड और स्टॉक मार्केट दोनों पे फ़र्क पड़ता है, राइट। तो अभी क्या है, उन्होंने ये बोला कि अब क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही है, तो उनको रेट में बहुत ड्रास्टिक से इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिचुएशन अब थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। फिर RBI की भी बात हुई कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है 7 दिसंबर को। अब ये न्यूज़पेपर में आएगा तो फिर हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को अगर मैं थोड़ा फिर से बताऊं, वैसे इस पर भी हम वीडियो कर चुके हैं। तो RBI एक्ट 1934, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 45ZB। इस आर्टिकल के इस सेक्शन के अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फॉर्मेशन हुई थी इन 2016, ठीक है। इसको सजेस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जो कि बाद में चल के RBI के गवर्नर भी बने थे, तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी। उसी कमेटी ने सजेस्ट किया कि RBI को एक सेपरेट आर्म फॉर्म करना चाहिए जो कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड इशूज़ को देखे, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करने का काम RBI का होता है, और फिजिकल पॉलिसी को हैंडल करने का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का। तो फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अलग अलग है। मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है बेसिकली कि जो लेवल ऑफ प्राइस है मार्केट में, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग्स करती है और फिर ये देखती है कि रेट्स को बढ़ाना है या फिर घटाना है। यहाँ पे बात हुई है CPI की, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं। अभी यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम WPI आया। WPI क्या करता है कि अगर CPI कंज्यूमर के साइड से महंगाई को देखता है, तो WPI प्रोड्यूसर्स के साइड से महंगाई को देखता है। CPI को कोई एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कंबाइंड CPI की बात करें तो वो इशू करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि 2019 में बनाया गया था आफ्टर मर्जिंग CSO विद NSSO, ठीक है। सो अगर हम कंबाइंड इन्फ्लेशन की बात करें, CPI की बात करें, तो वो NSO करता है। लेकिन CPI के जितने अलग अलग होते हैं फॉर्म्स, तो उसको अलग अलग एजेंसीज करती हैं, जिसमें बहुत एक प्रोमिनेंट नेम है लेबर ब्यूरो का। लेबर ब्यूरो एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके अंडर है लेबर ब्यूरो। तो लेबर ब्यूरो क्या करता है? CPI IW, उसके बाद CPI AL, ये अगेन हम इसको कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे से, मैं इस वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो WPI को रिलीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन की है, वो एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन है भी नहीं, दैट इज़ ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो आप ये याद रखना, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए कि WPI को कौन कंपाइल करता है या फिर कौन इसको पब्लिश करता है। तो वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो उसमें लिखा है 25 बेसिस पॉइंट्स। इन्होंने ये बोला कि
टू स्लो द पेस ऑफ टाइटनिंग विद 25 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आरबीआई ने मान लो रेट फिक्स की किसी चीज़ की, इंटरेस्ट रेट फिक्स की उन्होंने 4%, पहले 4% था, अब ये बढ़ के मान लो हो गया 4.25। तो ये जो डेसिमल के बाद के 2 डिजिट्स हैं इसी को बोलते हैं बेसिस पॉइंट। तो अगर यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, तो उसकी मीनिंग ये है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं उसमें 25 की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। ओके, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई किसी भी बैंक को लोन देती है। अगर मार्केट में मान लो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन बहुत सारे रीजन से हो सकती है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है, आप ये लाइफ में भी याद रखो कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है आपके लिए। यही चीज़ मनी के लिए भी ट्रू है। अगर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो अब कम चीज़ों को खरीद पाएगा। अगर आपके पास 100 रुपये थे पहले, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब 100 रुपये अभी भी आपके पास हैं, लेकिन उन 100 रुपये से आप कम चीज़ें खरीद पाओगे। इसी को कंट्रोल करने के लिए एक टूल होता है आरबीआई के पास, दैट इज़ रेपो रेट। तो अगर मान लो मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि बैंक्स को आरबीआई से पैसे लेना, बोरो करना कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर बैंक्स के लिए बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी तो फिर बैंक अगर फर्दर किसी, जैसे मान लो कि मुझे या आपको अगर बैंक लोन देगी तो वो लोन भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिला करेगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, अगर मान लो जो लोन का इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ जाए तो उसको पहले से थोड़े कम लोग अब लोन ले पाएंगे। तो मार्केट में जब भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। ओके, अब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो भी हमने डिस्कस किया है उस पर एक आपको क्वेश्चन मिलेगा मिंट स्टैटिका में, एंड फर्दर 4 क्वेश्चंस और भी होंगे जो मिंट न्यूज़पेपर से के अलग अलग आर्टिकल्स पे बेस्ड होंगे। तो जब भी हमारा कोई वीडियो है वो लास्ट में शाम के टाइम पे आप ये ज़रूर अटेम्प्ट करना है। इसमें क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे डाले हुए हैं, ठीक है। तो अभी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली आज के वीडियो में। अब जो उसका स्टैटिक पार्ट है उस पर हम क्वेश्चंस इस पर शाम को डालेंगे। ओके, तो आज का कंटेंट हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसी के साथ मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि PIB सूत्रा नवंबर मंथ का वो भी लाइव हो चुका है हमारे पोर्टल पे। तो आप यहाँ पे जाके इसको परचेज़ करके और पढ़ना स्टार्ट कर दो, राइट। और आज के आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर कुछ रह गया हो जो मैंने शायद नहीं समझाया हो अच्छे से या आपको समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो सब्सक्राइब भी कर देना जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।